हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में अपन ऑर्गेनाइजेशन पे चर्चा कर रहे हैं। आज हम लेंगे आदर्श संगठन कैसा होना चाहिए या उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक उपक्रम के लिए संगठन की आदर्श संरचना उपक्रम की विशिष्ट आवश्यकताओं, उद्देश्यों, प्रथाओं व परंपराओं तथा विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस संबंध में पीटर ड्रकर लिखते हैं कि आदर्श रूप में एक संगठन बहुधुरीय होना चाहिए, अर्थात इसकी संरचना कार्य एवं प्रकार्य, परिणामों एवं निष्पादन, संबंधों एवं निर्णयों पर केंद्रित होनी चाहिए। आदर्श संगठन से तात्पर्य किसी सर्वगुण संपन्न संगठन से नहीं है, बल्कि ऐसे संगठन से है जिसकी सदैव आशा की जाती है। आदर्श संगठन के निर्माण में संगठन के सभी सिद्धांतों का पालन किया जाता है। अतः हम एक दृष्टिकोण से ये कह सकते हैं कि आदर्श संगठन वह है जिसमें संगठन के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके कुछ बिंदुवार अगर अपन अध्ययन करें तो प्रभावशाली नेतृत्व, इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप। एक आदर्श संगठन का पहला और महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसका नेतृत्व, लीडरशिप जो है वो डायनेमिक होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए। अर्थात संगठन को नेतृत्व प्रदान करने वाले दृढ़ विचारों के नहीं होते हैं, बल्कि आवश्यकता अनुसार अपने आप को परिवर्तनशील बनाए रखने वाले होते हैं। संगठन की सफलता मूलतः इसके नेतृत्व करने वालों पर निर्भर करती है। दूसरा है सुदृढ़ व्यावसायिक उद्देश्य, साउंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अच्छे संगठन का जो दूसरा महत्वपूर्ण गुण होता है कि इसके जो व्यावसायिक उद्देश्य है, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, वो साउंड होने चाहिए। प्रत्येक संगठन के व्यावसायिक उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति ये भी भली प्रकार समझ सके कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति में उसकी क्या भूमिका हो सकती है। पर्याप्त साधन, एडिक्यूट रिसोर्सेज। अच्छे संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त साधन जुटाए जाते हैं ताकि वह अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को अच्छी तरह से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है सुदृढ़ कार्यात्मक संबंध, साउंड फंक्शनल रिलेशनशिप। आदर्श संगठन में कार्यात्मक संबंध स्पष्ट होने चाहिए। प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार एवं दायित्व की स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को उसके कार्यों का लिखित विवरण भी देना चाहिए। किसी भी तरह का इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किसके अंडर में काम कर रहा है और उसको रिपोर्ट किसको करनी है, उसके अधिकार क्या है, उसके दायित्व क्या है, इसके बारे में वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। अच्छा संगठन वह है जिसमें स्थायित्व पाया जाता है। निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इस बात की ओर संकेत करता है। संगठन ऐसा होना चाहिए जिससे दीर्घ काल तक फर्म के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ये इतना लोचशील होना चाहिए कि आगामी कई वर्षों में होने वाले परिवर्तन इसमें समा सके। नेक्स्ट है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छे संगठन का एक आधारभूत लक्षण लोचशीलता है। संगठन में इतनी लोच अवश्य होनी चाहिए कि संस्था में दिन प्रतिदिन के होने वाले परिवर्तनों के अनुसार
उसे परिवर्तित किया जा सके तथा ऐसे परिवर्तनों से संगठन की कार्यकुशलता पर भी विपरीत प्रभाव न पड़े। इस संबंध में प्रोफेसर थॉमस आर जोन्स उन्होंने कहा है कि अनुकूलन का सिद्धांत कहकर इस सिद्धांत को पुकारते हैं। उनके अनुसार एक संगठन की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि यह व्यवसाय के विकास एवं सुधार तथा बाह्य परिस्थितियों के साथ ही अपने आप को परिवर्तित कर सके। उसके बाद है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। आदर्श संगठन में उचित एवं प्रभावशाली समन्वय की व्यवस्था होती है। संगठन के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों, अधिकारियों में प्रभावपूर्ण समन्वय होना परम आवश्यक होता है। लेनार्ड के अनुसार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक समूह के प्रयासों की क्रमबद्ध व्याख्या करने, कार्यों में एक रूपता लाने के लिए समन्वय आवश्यक है। नेक्स्ट है संगठनात्मक संतुलन, ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस। एक संगठन को अच्छा बनाने के लिए उसके विभिन्न भागों में संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। अतः किसी संगठन में उसके किसी एक भाग विशेष को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए। इसमें संस्था के आंतरिक विभागों की क्रियाओं में पूर्णतः संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट है मनोबल, मॉरल। अच्छा संगठन तब बनता है जब इसके सदस्यों का मनोबल ऊंचा हो। संगठन के सदस्यों के मनोबल के अभाव में संस्था की सफलता संदेहास्पद ही रहेगी। मनोबल से ही तो व्यक्ति स्वतः कार्य करने लगता है, उसमें कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति की निस्वार्थ भाव एवं स्वेच्छा से कार्य के प्रति प्रेरित होता है। नेक्स्ट है सुदृढ़ संचार व्यवस्था, साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार व्यवस्था के बिना आपसी संबंधों को बनाए रखना कठिन होता है। इसलिए यदि हम ये कहें कि संचार व्यवस्था के अभाव में अच्छे संगठन की कल्पना ही व्यर्थ है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः संगठन से आपसी विचारों के आदान प्रदान करने, शिकायत, सुझाव व कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, भ्रांतियों का समाधान करने आदि में संचार व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। सरलता, सिंप्लिसिटी। संगठन की संरचना इतनी स्पष्ट और सरल होनी चाहिए कि संगठन का कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके और उसका अनुकरण कर सके। संगठन चार्ट में भी बड़ी ही सरलता होनी चाहिए। जटिल संगठन चार्ट को अधिकांश कर्मचारी समझने में असमर्थ रहते हैं। उचित नियंत्रण विस्तार, रीजनेबल स्पैन ऑफ कंट्रोल। संगठन की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, अर्थात उस अधिकारी का नियंत्रण का विस्तार कितना है। यदि बहुत अधिक व्यक्ति एक ही अधिकारी के नियंत्रण में है तो भी अच्छा संगठन नहीं कहा जा सकता है, और कम व्यक्ति है तो भी अच्छा संगठन नहीं कहा जा सकता है। अच्छा संगठन तभी कहा जा सकता है जब प्रत्येक अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करने वाले व्यक्तियों की एक उचित संख्या हो। ये उचित संख्या परिस्थितियों, अधिकारी की योग्यता, कार्य की प्रकृति इत्यादि कई बातों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है निर्णय एवं क्रियान्वयन बिंदुओं का स्पष्टीकरण, क्लियरिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन। अच्छे संगठन में ये बात भी स्पष्ट रहती है कि सामान्य मामलों के संबंध में कहाँ निर्णय लिया जाएगा तथा महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए किस स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किस व्यक्ति को कौन कौन से कार्य करने होंगे उनका भी स्पष्टीकरण दिया जाता है। नेक्स्ट है निर्णयकर्ता एवं क्रियान्वयनकर्ता में दूरी का स्पष्टीकरण।
क्लियरिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकर एंड एक्शन टेकर। अच्छे संगठन में ये गुण पाया जाता है कि निर्णय करने एवं निर्णय का क्रियान्वयन करने वाले व्यक्तियों में विशेष दूरी नहीं होती है। नेक्स्ट है कार्यों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। विभिन्न कार्यों का समूहीकरण करने से कार्यों का दोहराव नहीं हो पाता है तथा कार्यों के निष्पादन में देरी भी नहीं लगती है। अतः अच्छे संगठन के लिए कार्यों का समूहीकरण आवश्यक होता है। इसके अलावा भी जो है कुछ चीज़ों का समावेश इसमें होना चाहिए, जैसे अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के प्रति सजगता होनी चाहिए और सभी जगह क्लियरिटी यानी स्पष्टता होनी चाहिए। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स, प्रयासों में मितव्यता होनी चाहिए। एक अच्छे संगठन में प्रबंधकों का समय एवं प्रयत्न आंतरिक संघर्षों एवं मतभेदों में व्यय नहीं होते हैं। इस संबंध में ड्रैकर ने कहा है कि एक संगठन ढांचों को वे समस्याएं ही अच्छा बनाती है जो यह उत्पन्न नहीं करता है। इजी इन एग्जीक्यूशन, कार्यान्वयन में सुविधा हो, बैलेंस हो, संतुलन। एक अच्छे संगठन की न केवल प्रत्येक इकाई संतुलित होती है वरन वह साधनों एवं लक्ष्यों की दृष्टि से भी पूर्ण संतुलित होता है। इससे ही संगठनात्मक साम्य, ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो है कैपेसिटी टू इनोवेट, नव प्रवर्तन का सामर्थ्य होना चाहिए। एक अच्छा संगठन वही है जो सृजनात्मक विचारों एवं नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करे। संगठन में भावी विस्तार एवं नवीनीकरण की क्षमता भी होनी चाहिए। साधनों का अधिकतम उपयोग हो, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक आदर्श संगठन वह होता है जो न केवल अपने भौतिक एवं मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है वरन उनके विकास हेतु भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है। निष्पादन प्रदान होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। संगठन व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन है, वह स्वयं में कोई उद्देश्य नहीं है। अतः स्वस्थ संगठन सदैव कार्यों, परिणामों व उपलब्धियों पर ध्यान देता है। इस संबंध में ड्रैकर कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यवसाय की कसौटी इसके संगठन की सुंदरता, स्पष्टता या पूर्णता नहीं है, यह तो व्यक्तियों का निष्पादन है। पीटर ड्रैकर के शब्दों में एक स्वस्थ संगठन पूर्ण स्वास्थ्य की भांति है। इसकी कसौटी यह है कि इसमें कोई दोष नहीं होते और इसलिए उपचार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह यह एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, एक आदर्श संगठन के ये लक्षण या उसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।